हो, लेकिन आप हर रोज उसी रास्ते से जाते हो ना, तो किसी दिन आप बिना सोचे भी चलने लगोगे ना, आप उस रास्ते से अपने घर पहुंच जाओगे। सब कॉन्शियसली आपके माइंड में फिक्स हो जाता है वो मैप। कॉन्सेप्चुअल बेस भी वैसे ही है, कोई कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाएगा जब आप उसके बारे में डिस्कस करोगे बार 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 बार। तो इसलिए वो पार्टिसिपेट करता करता ही क्लास में आएगा, कॉन्सेप्चुअल बेस एक पेपर में नहीं आएगा, वो धीरे धीरे ही बिल्ट होगा। तो वो मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। बाकी असर्शन रीजन है, असर्शन रीजन हम अपनी क्लास में बढ़ा सकते हैं, ये एक चीज है जो हम कर सकते मैम हैं। जैसे जो एग्जर्शन है जिसमें वो होता था ना कि ए भी करेक्ट है बी भी करेक्ट है, उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन में वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि होगी नहीं होगी, समटाइम्स लगता है होगी फिर लगता है नहीं भी होगी। असर्शन रीजन में दो ही कंफ्यूजन होती है। असर्शन रीजन में अगर ये पता चल जाए एक स्टेटमेंट गलत है, फिर तो आंसर इजी है। दिक्कत होती है जब दोनों स्टेटमेंट सही होती है, फिर ये नहीं समझ आता वो उसका आंसर है या नहीं, तो हमें उसमें बिकॉज लगाना होता है। कल हम कर रहे थे यस ना मैम। हर्ष, तुम थे ना जिसका क्वेश्चन गलत हुआ था? यो मैम। तो हाँ, वहां पे तुम्हें क्योंकि या फिर बिकॉज लगा के करना होता है, तो दैट ऑल्सो कम फॉर प्रैक्टिस। तो जो तुम्हारे क्वेश्चन गलत हुए वो प्रैक्टिस की कमी से हुए हैं। तो प्रैक्टिस के दो रीजन होते हैं कमी के, या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि बायो हम कर ही लेंगे, इसलिए आपने प्रैक्टिस कम करी उसकी, है ना, या फिर आपने फिर कुछ पढ़ा ही नहीं, या फिर मैम कोई करने के बाद भी गलत हुई, एग्जर्शन जो खासकर किए थे तब भी गलत हुए हैं। प्रैक्टिस करे थे बहुत। यस मैम काफी कर लिए थे। अच्छा, फिर सोचने की बात है। तो जैसे नितिन एक बार मेरे सामने प्रैक्टिस करियो, फिर देखते हैं कि कहाँ पर फंस रहे हैं ना। वो फिर इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि कहाँ फंस रहे हो, राइट। तो यस फिर मैम। इस ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करते करते ही आएंगे, वो उसमें वो एक यस दिन में मैम। नहीं होते, है ना। एजर्शन रीजन हम और प्रैक्टिस में इंक्रीज कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं। अगला टेस्ट कौन से चैप्टर का है? तक मैम सिलेबस नहीं सिलेबस आया। नहीं है अभी। अगला चैप्टर होगा इवोल्यूशन, है ना, क्योंकि आपका नेक्स्ट चैप्टर इवोल्यूशन ही तो रहता था। तो अब एक काम सारा ही करते एक ही होगा। चैप्टर का होगा। हैं, एक ही एक होगा। एक का बायो होगा में ना एक ही तीन। होगा। बायो में तो एक होगा, तो वो भी फिजिक्स में 720 का ही होगा। नहीं। ये सिर्फ मेजर टेस्ट है जो 720 का होता है, बाकी होते हैं 720 को। नो मैम। ऐसी होता है, मेन पेपर भी ऐसी होता है। बायो लगता है इजी है, लेकिन बायो इजी नहीं होती। सबको लगता है कि पढ़ा लेंगे पढ़ लेंगे, ऐसा होता नहीं है। बायो डिफिकल्ट है, उसमें बहुत सारी नॉलेज है, पर खैर। मैम बायो तो फिजिक्स से ज्यादा टफ लगती है। अच्छा, पेपर में देखो, अटेम्प्ट करते टाइम जैसे बच्चे कहते हैं ना कि नीट में सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करनी इजी होती है, वो जल्दी हो जाती है। बायो लेंदी होती है, वो थका देती है, माइंड को थका देती है, आपको उसमें ज्यादा यस मैम। क्वेश्चन करने होते हैं। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री करने की चांद नहीं रहती। तो पहले फिजिक्स केमिस्ट्री में से एक सेगमेंट करो, फिर बायो करो, फिर लास्ट करो। सबसे पहले वो सेगमेंट करो जो तुम्हारा मीडियम है, फिर वो करो बायो, और उसके बाद करो बायो। को बीच में रखना चाहिए, बायो बहुत थकाती है। लास्ट में नहीं मैं तो रखना पहले ही चाहिए। करता हूँ बायो। मैं सजेस्ट करती हूँ बीच में कर, जैसे तुझे सूट करे। सो अब हम क्या करेंगे, इवोल्यूशन में हम लोग असर्शन रीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ना। तो असर्शन यस रीजन में अगर आपको प्रॉब्लम है, असर्शन रीजन में प्रॉब्लम है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। लास्ट के 5 मिनट्स हम रोज असर्शन रीजन कर लेते हैं, 10 मिनट्स, ठीक है। इवोल्यूशन के लगाते हैं, फिर देखते हैं कि जो हमारा पेपर आ रहा है उसमें हमारे मार्क्स इंप्रूव हुए हैं या नहीं। अगर तो हमारे यस मैम। मार्क्स की बात नहीं है, तुमसे क्वेश्चन हुए या नहीं। मार्क्स तो तुम कभी कभार अकड़ बकड़ बम्बे बो से भी ले आते हो, उससे मुझे क्या लेना देना। तो हम फिर ना इस संडे टेस्ट में देखेंगे कि वो मतलब सही हुआ या नहीं। अगर सही हुआ ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर हम और कोई टेक्निक लगाएंगे, ठीक है। यस मैम। तो इस हफ्ते का हम ये गोल रखते हैं, यो एक्सर्शन रीजन मैम। पे फोकस करेंगे, लेकिन इवोल्यूशन के एक्सर्शन रीजन पे फोकस करेंगे मेनली, ठीक है। क्योंकि इस यस चैप्टर के मैम। तो अभी मैंने तुम्हें कराने हैं। तो मेरा ओपन बोर्ड वर्क नहीं कर रहा है फॉर सम रीजन, सो क्योंकि क्लास में ही हुआ है ना। सो अब मैं ये तो कल ही फिक्स कर पाऊंगी। सो आज आपको मैं सीधा प्रेजेंटेशन से बना रही हूँ, तो मुझे ना इसकी आदत नहीं है। आपको स्क्रीन दिख रही है? यो मैम। मेरे को यार यो प्रेजेंट मैम। तो हमें आने एक की और आदत। बात भी कहनी थी आपको ना। हाँ हाँ, बोल बोल। हम जैसे आप एग्जर्शन कराओगे ना इवोल्यूशन के, तो मैम टॉपिक वाइज कोई टॉपिक दे देना, फिर उसके नेक्स्ट डे करवा देना है। टॉपिक वाइज टॉपिक करवा देना एक बार। एजर्शन रीजन मिक्स होके आते हैं बेटा। मैं ऐसे मुझे देखने पड़ेंगे एक बैठ के सिर्फ एजर्शन रीजन, तो मुझे थोड़ा सा टाइम तो उसके लिए लगेगा। यस टॉपिक मैम। प्रिपेयर करके आना है, तो फिर आज ही खुल जा, आज ही बताना इन्हें। तो करके आना आप लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ, और ये जो थ्योरीज थी ना एवोल्यूशन में, मेंडल, डार्विन, यस मैम। ये लगा के आना, ठीक है। ये लगा के आना, ओके। सो मेरे को आज इससे इससे काम करना पड़ रहा है, इस प्रेजेंटेशन से। द प्रॉब्लम इज मुझे ऑपरेट करने से इसे आ नहीं रही है, मेरा हाथ नहीं बैठा है, ठीक है। तो कोई हंसेगा नहीं, इतना ही कहना था मुझे। मैम सबसे इजी होता है चलाना ये। मेरे को आदत नहीं है ना, इसलिए। थैंक यू फॉर योर मोरल सपोर्ट। अगली बार तो बोलेगा ना पेपर में क्वेश्चन गलत, मैं भी ये बोलूंगी सबसे इजी बायो ही थी। मैम मैंने तो वैसे ही
स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो आज हम करेंगे फूड प्रोडक्शन की स्ट्रेटेजीज के बारे में। तो मेरे को फटाफट से जल्दी जल्दी से इंग्लिश में इतने बड़े नाम का मीनिंग बता दो कि ये क्या होता है। स्ट्रेटेजीज मैम स्ट्रेटजीज फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए स्ट्रेटजीज कुछ। प्रवीण आया आज? उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई ना? ठीक है। स्ट्रेटेजीज ऑफ आया? यस मैम। प्रवीण बेटा पान थूको। तबीयत ठीक है तुम्हारी अब? यस मैम। अच्छा ठीक हो गया ना तू? ठीक है बेटा, ध्यान रखियो, है ना, आंख को बचा के रखियो, दोबारा ना आ जाए। तो देखो स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहांसमेंट फूड प्रोडक्शन। हाँ कोई ना, बाद में बैठेंगे तुझसे। तो स्ट्रेटेजीज मतलब ऐसे तरीके जो इंक्रीज कर दे फूड प्रोडक्शन को। क्यों बढ़ानी है फूड प्रोडक्शन? काहे? बिकॉज मैम आजकल हंगर चल रहा है, सफर पीपल्स आजकल सफर फ्रॉम हंगर हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, ड्रॉट्स आ रहे हैं, उस वजह से हंगर हो जाता है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इसलिए। हाँ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हंगर की हंगर बहुत ज्यादा फैल रहा है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, रिसोर्सेज नहीं है तो हमें जनरेट करने हैं। जब मैंने बोला फूड, फूड में क्या क्या आया? विटामिन मिनरल। विटामिन मिनरल उगाएगा कैसे? मैम क्रॉप्स और नॉन वेज जैसे आ जाते हैं। हाँ, और वो क्या बोल रही थी बेटा पीछे पीछे क्या बोल रही थी वो गुड़िया हमारी? मैम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हाँ प्लांट्स एंड एनिमल, जिससे हमें पोल्ट्री आ जाए, एग्स आ जाए, मीट आ जाए और हनी आ जाए, दालें आ जाए, सब्जियां आ जाए, है ना। तो ये सब कुछ फूड के अंदर रहता है, फिशेस, ये सब कुछ फूड के अंदर रहता है। तो फूड में छोड़ मत देना। तो आज हम करने क्या वाले? हम करने वाले एनिमल हस्बेंड्री। देखो अभी तुम बोल रहे थे ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये मैं पिछली 2 क्लासेस से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो थ्योरी है ना, इसी में से निकाल के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा, ये सच है, ठीक है। लेकिन क्योंकि नीट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देता है तो वो क्या कर सकता है, इसका कुछ पार्ट है जिससे वो क्वेश्चन उठा के इकोलॉजी के पॉपुलेशन वाले चैप्टर से मिक्स करके दे सकता है। अब प्रीवियस ईयर है नहीं है रेफर करने के लिए, तो हम अपने दिमाग से सोच सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा विश्वास है, ऐसा मुझे लगता है कि इस चैप्टर की थ्योरी उठा के दूसरे चैप्टर से मिक्स करके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में 4, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, 4 स्टेटमेंट है, 4 अलग अलग चैप्टर से आई है। तो इसलिए मैं एक बार ही चैप्टर कराना चाहती थी, क्योंकि ये है इजी पीजी है, तुमको खुद ही समझ आ जाएगा। जब मैं बोलूंगी तुम इमेजिन करोगे, सब क्लियर हो जाएगा। पर एक बार मेरे साथ इमेजिन करना, ठीक है? मैं तुम पे नहीं छोड़ूंगी, मेरे को पता तुम पढ़ते नहीं सही से, है ना? ये मैम हम पढ़ते हैं। यो मैम। आज का हमारा टारगेट है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है एनिमल्स को पालना, एनिमल को पालना और उनसे प्रोडक्ट निकालना, उस सारे प्रोसेस को एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। बड़ी टर्म है। अब उसके अंदर एनिमल में क्या आ गया? अगर मैंने बीज को पाला, मैम ये और कौन सा उसके चैप्टर है? स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। मैम मेरी बुक में तो ये नहीं है। कुछ बुक्स में नहीं है, लेकिन मैं ओवरऑल न्यू नीट का सिलेबस एनसीईआरटी करा में रही हूँ नहीं है ना। हाँ, शायद। मैं न्यू वो करा रही हूँ ना नीट का सिलेबस से, तो उसमें है। तो मैं पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है, ग्रुप में बुक का। यो मैम जैसे first का भेजा था ना, उसका भी भेज दूंगी। तो देख, एनिमल हस्बेंड्री बड़ी है। अगर मैं सिर्फ बीज पाल रही हूँ तो बी कीपिंग होगी, वो अलग हो गया, है ना, एपिकल्चर हो गया। अगर मैं सिर्फ मछलियां पाल रही हूँ और उससे प्रोडक्ट निकाल रही हूँ, वो अलग प्रोसेस हो गया। मैं मुर्गी पाल रही हूँ, उससे अलग प्रोसेस हो गया, है ना। तो ये सारी एनिमल हस्बेंड्री है, उसमें अलग अलग ब्रांचेस आती है। हमने उन्हीं के बारे में पढ़ना है। याद क्या करना है हमें? एग्जाम्पल्स, जो बहुत जरूरी है, और हमें रीड करनी है एनसीईआरटी, ठीक है। अगर आपको बुक रीड नहीं हो पाती है तो आप क्या करो, आप सिंपली क्या कर सकते हो, उसका एक प्रिंट निकाल लेना। हाँ भाई बोल, क्या हुआ? क्लास आपने अभी भी क्या सॉरी, में रिपीट करना एक बार प्लीज। आपने अभी क्या करवाया? लेट है ये बेटा? यस मैम। कहाँ घूम रही थी? हम नेट का इशू था। तो मैम हो रहा था, नेटवर्क में इशू था। ये तुम दोनों साथ बोल रहे हो। बेटा मैंने ये बताया व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, कि जो भी एनिमल आप पालते हो फिर उनसे अपने प्रोडक्ट लेते हो, उसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है। ये बड़ी सी टर्म है। फिर उसमें मैंने बताया कि एनिमल में तो इंसेक्ट भी आते हैं, जैसे कि मधुमक्खी। एनिमल में तो मच्छी भी आती है, फिशेस, स्पाइसेस। तो अगर मैं फिशेस को पाल रही हूँ, एपिकल्चर, वो अलग हो गया, पिसीकल्चर। अगर मैं बीज को पाल रही हूँ, एपिकल्चर। तो इन सब के बारे में हम जर्नल पढ़ते हैं, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ये सब कुछ हम धीरे धीरे कवर करेंगे। हमें जो याद रखना है आप लोगों को नीट के लिए, वो है एग्जाम्पल्स, और आपको एनसीईआरटी साथ साथ में रीड कर लेना, क्योंकि उसकी टर्म्स आ सकती है। क्लियर है इतना?
मैम ये कमर मुझे ही एंटर नहीं करने दे रहा। बताओ, मैं पहले खुद को ही होस्ट बना लूं। यस 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 बेटे, मुझे तो आने दो क्लास में। को होस्ट बन गया, हम को होस्ट। इसलिए क्लास में बच्चा बाहर रह गया, मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं। मैं कहा यार मैं क्लास में व्हाट्सएप थोड़ी देखती हूँ, बच्चे की क्लास थोड़ी देर से ज्वाइन हुई। एनीवेज, आइए आगे बढ़ते हैं। रिवीजन मैंने उस स्लाइड में डाला पर इसमें दिख नहीं रहा रिवीजन, तो इसमें क्वेश्चन तो नहीं है रिवीजन का आज, लेकिन हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। हम है इंडियन, हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरे को जल्दी जल्दी बता दो, भाग के फटाफट से हाथ खड़ा करो। हाथ कहाँ है, दिख नहीं रहे मुझे। मेरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने पे कि हम कोशिश कर सकते हैं। बात कोशिश की होती है और कुछ नहीं। तो फटाफट से बता दे मुझे, क्योंकि हर्ष ने सबसे पहले हाथ खड़ा करा। गुड। कि जो पहली एंटीबायोटिक थी बेटा, किसने डिस्कवर करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, शाबाश। ओके। और जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो कौन से बैक्टीरिया से डिस्कवर हुई थी, निकाली गई थी? हर्ष, यो मैम। कौन से बैक्टीरिया से निकाली थी पहली एंटीबायोटिक? याद नहीं। अच्छा, मनीषा? मैंने फंगस से नहीं निकाली थी। हाँ शाबाश। इस तेरे को याद कैसे आएगा जब गलत सोच रहा है? पहली एंटीबायोटिक तो फंगस से निकली थी। नाम क्या था मनीषा? पेनिसिलियम नोटेटम। पूछा मैंने तुझसे, मनीषा है तू, चुप कर। उसका आंसर खा गया। गुड मनीषा, पेनिसिलियम नोटेटम। सही बोल रहे हो तुम भी, है ना? ध्यान से सुना करो, ये ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं। है एकदम ट्रिकी हूं मैं। और जो एंटीबायोटिक फर्स्ट निकली थी पेनिसिलिन, उसकी ट्रू पोटेंशियल किस दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी थी प्रवीण? ना, अब हाथ नीचे कर ले। हर्ष? मनीषा? मैम क्या पूछा? कौन से दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंटीबायोटिक की ट्रू पोटेंशियल डिस्कवर करी थी और वर्ल्ड वॉर 2 में यूज भी करवाई थी? फ्लोरेचेन ऐसा कुछ नाम था। मनीषा, क्या नाम था बेटा? प्रीति? मैम अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरल। अर्नेस्ट चेन एंड फ्लोरे, वेरी गुड, शाबाश। ऐसा थोड़ा सा कुछ तो नहीं। मेरा भी सही था। हाँ तेरा भी ठीक था, तू हाफ शा ले ले, ठीक है? बाश बाद में दूंगी। चलो सो देखो, स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में सबसे पहले पेज पे कुछ डेटा है, वो तुमको पता होना चाहिए। कि देखो, लाइव स्टॉक क्या होता है? लाइव स्टॉक का मतलब है जो तुमने घर पे पाला है। तो घर पे पालने वालों को कहते हैं डोमेस्टिकेटेड। वो एनिमल जिनको तुमने घर पे पाला है और उससे प्रोडक्ट निकालते हो, उसको कहेंगे हम लाइव स्टॉक। देखो, अब अगर तुमने डॉग पाल रखा है, अब डॉग ना तुम्हें दूध दे रहा है, ठीक है, तुमने उसको वैसे ही अपनी खुशी के लिए पाल रखा है, सो दैट इज डोमेस्टिकेटेड एनिमल। लाइव स्टॉक नहीं कहेंगे। लाइव स्टॉक, देखो बिल्कुल बायोलॉजिकल सेंस में बता रही हूँ, लाइव स्टॉक का सिंपली मीनिंग है जो एनिमल आपने पाला है जिसको आप यूज कर रहे हो प्रोडक्ट के लिए, ठीक है? तो कुत्ते बिल्ली इसमें मत ऐड करना। डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक बफेलो, काउ, पोल्ट्री, फिशेस, ये सबको हम कहते हैं लाइव स्टॉक। तो डेटा क्या याद करना है कि पूरे अर्थ का सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक कहाँ पर है, ये कैटल्स वगैरह सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो लगभग 70% जो ये पॉपुलेशन है ना लाइव स्टॉक की, वो इंडिया और चाइना में है, ठीक है? तो इंडिया चाइना में वैसे ही पॉपुलेशन ज्यादा है और लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन भी ज्यादा है। अब अगर यहाँ पे लाइव स्टॉक ज्यादा है तो मैं ऐसा अज्यूम कर सकती हूँ ना कि इंडिया और चाइना से सबसे ज्यादा दूध सप्लाई होता होगा दुनिया में, मान सकती हूँ? यो लेकिन ऐसा है, इनकी ग्लोबल यील्ड है सिर्फ 25%। ग्लोबल मतलब पूरे धरती पे, है ना? तो यील्ड कम है लेकिन रिसोर्स ज्यादा है। तो इसी वजह से बहुत सारी स्ट्रेटेजीज लगाई जाती है ताकि इनकी यील्ड भी इंक्रीज हो पाए, ठीक है? यो मैम। राइट राइट। तो हम इसे कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है डेटा के परस्पेक्टिव से, और ये वाला। और मैं बता रही हूँ, अगर एजर्शन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में कभी डेटा बेस्ड क्वेश्चन आए, अगर तुम पूरे श्योर हो सिर्फ तब करना, अदरवाइज मत करना। जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कोई है बाहर। एक मिनट, डर डर से थोड़ी पढ़ूंगी, मैं देख लेती हूँ। बैड आइडिया था ये दरवाजे खोलने का। अब ठीक है। एक तो लैंग्वेज है ना, मुझे पता भी नहीं चलता कोई बुला रहा है ना, समझ नहीं आता। भूत नहीं था बेटा, मेरे को भूतों से डर नहीं लगता। भूत ठीक होते हैं, इंसानों से डर लगता है, इंसानों का पता नहीं लगता।
है ना। चलो इधर आओ। चलो यार चलो, मैं अब और पढ़ा नहीं रही, अब हम थोड़ा सा वो गेम खेल लेते हैं। गेम क्या है कि आज से सबके डेयरी फार्म मैनेजमेंट है। सोचो हम नीट की तैयारी कर करके थक गए, कह रहे बहुत हुआ यार, अपना डेयरी फार्म खोलेंगे, मस्त बिजनेस करेंगे, ठीक है डन। डन मैम। मैम तुम लर्निंग छोड़ो, मैं टीचिंग छोड़ रही हूँ, चलो यार अपना फार्म खोलते हैं। ठीक है, तो डेयरी फार्म में कौन से एनिमल्स रहते हैं? काऊ Domestic animals. डोमेस्टिक। पोस्ट प्रोडक्ट अब हमें डेयरी उससे मिलता क्या है, गाँव से? दूध मिल्क। मैं Milk. ये तीसरे लेक्चर में पढ़ा रही हूँ ना, मेरा दूध पीने का मन कर गया, लेकिन अब है नहीं। हर बार यही होता है, तुम्हारी क्लास तक मुझे हर चीज की भूख लग जाती है ना। मिल्क मेरे पास है। आ रही हूँ मैं, शिमला बेटा बाहर रखना जरा। तो मिल्क, मेरा तो नजदीक ही है। मिल्क और मिल्क से प्रोडक्ट्स, मिल्क के प्रोडक्ट कैसे होते हैं? दूध, दही, लस्सी, मक्खन है, मैम चीज भी होता है। ये पनीर। होता है, यस है ना। तो अगर अपा को डेयरी फार्म खोलना है, ठीक है, अब देखो अब सीरियस बात होगी, डेयरी फार्म खोलना है हमें, तो हमारे को क्या क्या चीजों की जरूरत होगी डेयरी फार्म में, क्या क्या होना चाहिए? मैम पहले जगह होनी चाहिए, फिर काऊ। एक तो शेल्टर होना चाहिए, जगह आपने बोल दिया है ना। दूसरा आपने कहा पैसे होने चाहिए। हमारे पास ब्रीड होनी चाहिए, है ना। जो काऊ हमें चाहिए वो होनी भी तो चाहिए ना, अब ऐसा तो है नहीं है। मैम उसके लिए काऊ के लिए फूड होना चाहिए। हाँ, तो हमें चाहिए भोजन, जैसे उसने घास बोला था, पीछे बोल दिया था उसने, फूड एंड वाटर, और मैम और क्या चाहिए होगा? बोलने तो दे पीछे वालों को, क्या बोल रहे बेटा? मेडिसिन Money. मनी तो चाहिए ही है नालायक, और क्या चाहिए? मेंटेन मेडिसिन मेडिसिन, यस। वेटनरी डॉक्टर आना चाहिए, उनको चेकअप करके मेडिसिन देनी चाहिए अगर कोई डिजीज है तो, है ना। वेटनरी डॉक्टर तो डॉक्टर ऑफ एनिमल्स, राइट। अभी 10 तारीख को इसकी काउंसलिंग है, हमारे 2 बच्चे जा रहे हैं। और बताइए बेटा, वो चीज होनी चाहिए जो तुम खुद भी नहीं करते हो ना। होना चाहिए। साफ सफाई साफ सफाई, हाँ देखिए कितने अच्छे से। मैम वो हम करते हैं, जैसे तुम आगे नहीं आते, फिर तुम्हें चीजें सुनती नहीं है, दिखाई नहीं देती, वैसे ही साफ सफाई होनी चाहिए, ठीक है। यही पॉइंट्स है। अब देखो इसमें ना, ये मैंने पिछले लेक्चर में किया, मुझसे साफ नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या हो गया, बस तुम एडजस्ट कर लो यार, आज कर लो। देखो डेयरी फार्म मैनेजर में पहले आपको गुड ब्रीड सिलेक्ट करनी है। अब देखो जो ब्रीड वर्ड है ना हम यूज करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर, या जो पोल्ट्री फार्मिंग, इन सब में जो ब्रीड वर्ड यूज होगा ना, वो हम अपने लिए यूज कर रहे हैं। ब्रीड का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल तरीका समझने का, डॉग्स की डिफरेंट ब्रीड्स देखिए, वैरायटी Yes, ये ma'am. वैरायटी, जैसे लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, और कोई बता दो। पोमेरियन Table. बुलडॉग। बुलडॉग, रॉटवेलर, रॉटविलर, बुलडॉग डर लगता है मुझे उससे। पिटबुल, पिटबुल थोड़ा लगता है मुझे बहुत है। तो ये सारे डॉग्स की वैरायटी होगी, डिफरेंट टाइप ब्रीड होगी, लेकिन स्पीशीज तो सेम है तो डॉग ही ना, राइट। लेकिन फर्क क्या है, देखने में अलग है ना। जनरली एक दूसरे के साथ तो रिप्रोडक्शन करते नहीं है ना। सो आपको ऐसे ही कोई गुड वैरायटी ढूंढनी है, जैसे कि बहुत तरीके की गायें हो रही है, लेकिन मुझे कौन सी गाय चाहिए, मैं किस गाय को गुड बोलूंगी? जो ज्यादा दूध देती हो, हाँ, जो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस। हाँ अच्छा दूध, क्या भेदभाव कर रही है? जो ज्यादा दूध देती होगी, है ना। तो जैसे जो Food ज्यादा depends दूध है। दे सकती है, मतलब हाँ यील्ड, हम उसको वर्ड यूज करते हैं यील्ड, तो ज्यादा यील्ड हो। और दूसरी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें बीमारी नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा दूध देते हैं लेकिन अगर उसमें बीमारियां लगे तो क्या फायदा। तो सबसे पहले गुड आप सिलेक्शन करोगे ब्रीड की, शाबाश बिल्कुल सही बोला था। फिर आप उसको अच्छा घर दोगे, बारिश में थोड़ी छोड़ दोगे। फिर आप उसको अच्छा अच्छा खाना दोगे, है ना। सेब का सीजन आएगा, सेब खिलाओगे उसको, बढ़िया क्वालिटी मिल्क आएगा। फिर आप उसको साफ सुथरा रखोगे, है ना। और लास्ट में आप एक तरह से वेटनरी डॉक्टर की विजिट भी कराते रहोगे ताकि वो डिजीज फ्री रहे। तो अगर हम डेयरी फार्म करेंगे, अगर हम डेयरी फार्म बनाएंगे, तो उसके मैनेजमेंट के लिए हम ये 5 स्टेप करेंगे सारे, ठीक है ना। फिर कोई वेटनरी डॉक्टर आएगा, फिर हमको रियलाइज होगा हम भी बन सकते हैं, फिर हम चले जाएंगे अपने अपने काम पे, है ना। मैम ब्रीड का मतलब स्पीशीज होता है। हाँ, ब्रीड का मतलब स्पीशीज नहीं होता, ब्रीड का मतलब होता है तो सेम स्पीशी, लेकिन फिजिकली वो डिफरेंट दिखती है, ठीक है। Varieties are. तो मैम ब्रीड, फिर वो इंटरब्रीडिंग भी तो कर सकते हैं। हाँ इंटरब्रीडिंग किसी किसी केस में कर सकती है ना, किसी किसी। देख
अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीड करेंगे, अगर वो सेम स्पीशीज के इंटरब्रीड करेंगे, उनके फिजिकल फीचर मिलने भी तो चाहिए ना। एक मेल और फीमेल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे अगर वो फिजिकली मिल नहीं पा रहे हैं, है ना। तो एक लेब्राडोर एक बुलडॉग के साथ ब्रीडिंग करना उसके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग आर्टिफिशियली ब्रीडिंग कराते हैं, इसलिए आप नई वैरायटी ऑफ डॉग भी तो देखते हो, है ना। तो जो वीड बर्ड है ना, जो वीड बर्ड है ना हर्ष, वो बेसिकली हम लोग आर्टिफिशियल सेंस में यूज करते हैं जब हम उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये हमने बनाया है, नेचर ने नहीं बनाया। तो हम इनके साथ किसी किसी के साथ ब्रीडिंग करा सकते हैं। अगर फीमेल बियर कर सकती है चिंचुआ बेबी, तो हम उसकी ब्रीडिंग करा देंगे। नहीं बियर कर सकती तो नहीं कराएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ कुछ बीच में डिजीजेस आएंगे जो आपको करना जरूरी है। तो पीवाईक्यू से मैंने उठाया था, पीवाईक्यू में डिजीज का नाम था, मैंने बीच में ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे कि कैटल की कुछ डिजीजेस होती है, बहुत सारी है। हेल्प बुक मत पढ़ना इस चैप्टर में, कोई फायदा नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ना, नोट्स पढ़ना बहुत है, और पीवाईक्यू लगाना। तो एक वायरल डिजीज होती है जिसका नाम है रेंडर पेस्ट। तो देखो जब तुमको कोल्ड होता है, कोल्ड किससे होता है, कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस। राइनो वायरस, राइनो वायरस है ना, राइनो वायरस। तो राइनो वायरस से आप याद रख सकते हो कॉमन कोल्ड, राइनो से रेंडर। अब कॉमन कोल्ड जब होता है तो तुमको क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? फीवर, हेडेक, फीवर, कफिंग, स्नीजिंग, आंखें नाक सब बह जाता है। और अगर कुछ हैवी खा लोगे तो डायरिया होने के चांसेस भी होते हैं बहुत सीवियर केसेस में, वैसे इतना तो नहीं होता, राइट। तो याद रखना राइनोवायरस से रेंडर पेस्ट, और रेंडर पेस्ट इज अ वायरल डिजीज, भूलना मत। क्योंकि देखो तुम वेटनरी डॉक्टर तो हो नहीं ना, तुम एक्चुअल में डॉक्टर हो अभी, राइट। तो जो पता है नीट वालों को वो ये कि ये बीमारियां तुमने सब नहीं देखी है। शायद डेंगू मलेरिया देखा होगा तुमने, लेकिन बहुत कॉमनली तुमने कैंसर या एड्स नहीं देखा होगा। इसलिए वो तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसने करा है रेंडर पेस्ट, वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, लेकिन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन ना, क्योंकि दिमाग में नहीं आता। तो कोई ट्रिक लगा लेना, राइनो से रेंडर याद करना। तो इसमें कैसा होता है, काऊ के साथ मैंने ट्रिक के फॉर्म में तुम्हें पिक्चर दे दिया, मुझे लगता है पिक्चर देखने से याद रह जाता है। तो जो रेंडर पेस्ट वायरल डिजीज है, काऊ के साथ भी कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे तुम्हारे साथ होता है, जैसे फीवर होना। और हमें जब कॉमन कोल्ड होता है तो हम बहुत सारा पानी पीते हैं ना, डिहाइड्रेशन से बचते हैं। आंखों से और नाक से डिस्चार्ज होता रहता है, बहता रहता है सब कुछ, है ना, परेशान हो जाता है इंसान। मुंह में इनके छाले हो जाते हैं, बहुत अजीब सी ब्रेथ हो जाती है, ऐसे अजीब सी फनी सी ब्रेथ रहती है हमारी, और डायरिया इन सीवियर केसेस भी होता है, राइट। तो रेंडर पेस्ट याद हो जाएगा। और डिजीज है जिसे बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड बैसिलस एंथ्रेसिस। क्लियर। इसकी पिक्चर नहीं मैं लाई हूँ क्योंकि बहुत डिस्टर्बिंग थी, तो दर्द होता है। अब नीट का एक क्वेश्चन है, देखो बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेटेस्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी की ना लाइन है ये। तो वो कहते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री फार्म। अब हमने क्या किया, डेयरी फार्मिंग की रही, वहां वेटनरी डॉक्टर को देख के हमें लगा कि अप्पा ने फिर से पढ़ाई करनी, हम चलेगी। फिर थोड़ी देर में ऐसे बैठे बैठे जब हमने कुछ और क्वेश्चन वोश्चन लगाए, जेनेटिक्स करी, फिर हमें रियलाइज हुआ कि छोड़ यार कोई और फार्मिंग करते हैं। तो हम सब कौन सी फार्मिंग करने के लिए निकल गए, पोल्ट्री फार्मिंग। बेटा पोल्ट्री फार्मिंग में कौन से एनिमल्स रहते हैं? बर्ड्स ही होते हैं सिर्फ। हाँ, इनको फाउल्स कहते हैं, डोमेस्टिकेटेड फाउल्स, जिनको पाला जा सकता है ना। अब बाहर जा जाके ईगल को पकड़ने की कोशिश मत करना बेटा, वो मार देती है चोंच बहुत जोर से, ठीक है। अरे मैं बताना भूल गई, कल मैं गई थी वहां, मैंने तुम्हें बताया था ना कहाँ जाना है मैंने संडे को। हाँ, तो मेरे को पता चला कि बुक फेयर 11 अगस्त से है, कल से नहीं था। मैम ये तो मैं सुबह उठी और मैंने लोकेशन ढूंढा। अरे तुम भगवान का शुक्र मनाओ, मैंने डेट देख ली थी सुबह, नहीं तो मैं वहां पहुंच के बुक फेयर ढूंढ रही होती बहुत दूर था तो मैं सुबह उठी और वहां पे लिखा था प्री बुकिंग। मैं कहा प्री बुकिंग कैसे हो सकती है, अभी तो स्टार्ट हो चुका है। फिर मैंने देखा वहां 11 अगस्त लिखा था। फिर 2 घंटे मैंने अफसोस मनाया, मैंने बनाया अफसोस, किया कुछ नहीं, बैठी रही, बैठ के अफसोस मनाया मैंने कि यार ये तो गलत हुआ। फिर मैं एक मंदिर गई, यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है बालाजी, क्योंकि अपेरेंटली मैंने हैदराबाद में सब कुछ घूम लिया, कुछ नहीं बचा घूमने के लिए। तो मंदिर बचे थे, मैं कहा अभी मैं कवर करूंगी, तो मैं मंदिर गई। और वहां पर मैं क्यों बता रही हूँ ये, क्योंकि वहां पर वो बहुत टॉप पर है, तो वहां से पूरा हैदराबाद दिख रहा था। तो एक तरफ लेक दिख रही थी और एक तरफ पूरा हैदराबाद की सारी सोसाइटी दिख रही थी। और वहां पर जो ईगल थे, क्योंकि वो बहुत हाइट पे था, वो बहुत पास उड़ रहे थे, तो कल मैंने बहुत सारे ईगल्स को होवर करते हुए देखा। और आपने देखा ना, ईगल बहुत ज्यादा पंख नहीं करते, वो होवर करते हुए चलते हैं, हेलीकॉप्टर है वो, आराम से चल लेते हैं। तो मैंने बहुत सारे ईगल देखे, तो मजा आया मुझे। ये मैं बताने वाली, ईगल से याद आया मुझे।
सो डोमेस्टिकेटेड फाउल हम पोल्ट्री फार्मिंग में रखेंगे। देखो चिकन तो सबको पता ही है, मुर्गी, मुर्गी का अंडा और मुर्गी दोनों चीजें खाई जाती है। दूसरा डक, डक भी लोगों को आइडिया होता है। टर्की, टर्की भी पोल्ट्री फार्म में एनिमल है। एक गीज भी होता है भाई, वो भी होता है। तो एनसीईआरटी की लाइन है कि डोमेस्टिकेटेड फाउल कौन कौन से होते हैं, गीज, चिकन, डक, टर्की। तो बहुत पुराना पीवाईक्यू है जिसके अंदर इनमें से एक आई थिंक गीज मिसिंग था, तो आपको बताना था कि इनमें से कौन सा एनिमल है जो पोल्ट्री फार्म में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आंसर उसका गीज था। तो इसको प्लीज लिख लीजिए कि चारों आपने एनसीईआरटी ने मेंशन करे हैं, तो इसे इग्नोर ना करें। ओके, यो मैम। मेरे पास एक बुक है जिसका नाम मुझे दूर से दिख नहीं रहा। बायो आपकी आई साइड वीक हो गई है। हाँ बेटा, बहुत दूर कुछ पड़ा होगा, मुझे नहीं दिखेगा, तो मेरी आई साइड वीक है ना। 25 मीटर तक ही दिखता है सबको। हाँ? एक मेरे को बहुत दूर तक दिखता है। हाँ भगवान हो, तो वैसे ध्यान से देखना, तुमको चांद पे दिख जाएगा झंडे लहराते हुए। चांद दिख जाता किसी है। को नहीं दिखाई देता। तो चंद्रयान भी दिख जाएगा ना जाता हुआ। वो मैम नहीं आपको दिखेगा, आपकी आई साइड ठीक लगती है। आप बकवास करा लो इनसे। मैं ये बताने वाली थी, मेरे पास एक बहुत अच्छी नॉवल थी पोल्ट्री फार्म पे, मुझे वो याद आ गई पढ़ाते हुए। मेरे को बताओ, अगर मैंने पोल्ट्री फार्म रखना है तो इसके अंदर भी मैनेजमेंट के तरीके वही है जो पीछे थे, इसलिए ये इजी है कि सबसे पहले आप गुड ब्रीड ले आओ। अब ब्रीड में मुझे ये बता दो कि अगर मुर्गी है तो मुर्गी की गुड ब्रीड का क्या मतलब है, क्या होना चाहिए उसमें? ज्यादा अंडे देगी, बढ़िया अंडे दे और हेल्दी रहेगी, डिजीज ना लगे। डिजीज फ्री हो। वर्ड इज डिजीज, याद रखना। क्लियर? ठीक है, मैम। बाकी तो कुछ कर दोगे, खाना दोगे, सफाई से रखोगे, फिर वेटनरी डॉक्टर आएगा और तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम खुद भी डॉक्टर बन सकते हो, फिर हम फिर से फार्मिंग छोड़ के दोबारा से चले जाएंगे पढ़ने। ठीक है, वेले हो तुम। पहले हम लोग नीट की तैयारी कर रहे थे, फिर वो छोड़ी, फिर हम वेटरनरी की तैयारी करने गए, उसके बाद वो छोड़ा, फिर पोल्ट्री फार्म, और उसके बाद अब कुछ और करेंगे। तो तुम फोकस सही से नहीं कर रही ना, फोकस सही से कर। मैं तो कर रही हूँ। बस ठीक है ना, फिर सुन ना, मेरी बात सुन ले। एक एग्जांपल ले जा कि जो चिकन की वैरायटी होती है ना, उसमें 2 पे क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी खोल, पेज नंबर 167, देखो जिसके पास एनसीईआरटी है, दिख रहा है 167? मैम। वहाँ एक मस्त मुर्गा खड़ा हुआ दिख रहा है तुम्हें? यो मैम। क्या नाम है उसका? मुर्गा या मुर्गी है? मुर्गा है। क्या नाम है उसका? लेगहॉर्न। लेगहॉर्न। तो एनसीईआरटी की जो Leghorn। वैरायटी है दैट इज लेगहॉर्न। बेटा एनसीईआरटी के डायग्राम कभी भी वो लेबल करने के लिए पूछ सकते हैं, वो ऐसा हक मानते हैं अपना कि हम पूछ लेंगे, तुम मना नहीं करोगे। ठीक है, दैट इज ए लेगहॉर्न वैरायटी ऑफ चिकन। और एक और वैरायटी ऑफ चिकन फेमस है, दैट इज एसील। आपने सुना मुर्गा फाइट भी होती है? यो मैम। क्या करते हैं, 2 मुर्गे ले लेते हैं, मुर्गी लेते हैं, मुर्गे की वैरायटी एसील होती है। ठीक है, थोड़े एग्रेसिव होते हैं। इनको क्या करते हैं, बहुत सारे हार्मोन दे देते हैं, हार्मोन देते हैं थोड़े टेस्टोस्टेरोन टाइप के, तो इनको एग्रेसिव कर देते हैं। जैसे बुल को भी जो फाइट कराते हैं ना, उनको भी टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन देते हैं ये। तो उनको इंजेक्शन देते हैं, कुछ तो अल्कोहल पिला देते हैं, उसके बाद मुर्गों को छोड़ देते हैं। वो लड़ेंगे ही, उनको समझ थोड़ी आ रहा है हो क्या रहा है उनके साथ। तो एनिमल अब्यूज है ये। लेकिन इंडियन फाइटिंग ब्रीड एसील होती है, ये आपसे नीट पूछ सकता है। क्लियर? आने के चांसेस कम है, बहुत पहले दे रखा है तो मैं बता रही हूँ। अच्छा, लिनिका आई है क्लास में? लिनिका, यू देयर? हियर? नो? तो नो कैसे बोल रही है? अच्छा ठीक है, अब देखो जी, ये वो पार्ट। हाँ पीछे वाली स्लाइड करना, सॉरी, पीछे वाली स्लाइड। अच्छा अब मैं तुम्हारे को वो पार्ट पे लेके जा रही हूँ जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है। एक है ब्रीडिंग के बारे में, और दूसरा जो पार्ट है दैट इज अबाउट एक टेक्निक है जिसे मौत कहते हैं। मौत, क्या कहते हैं? मौत। 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 मौत माने मृत्यु। ठीक, तो हम Death। ब्रीडिंग और मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? मैम एक इंग्लिश है कि यो मैम। मौत से क्वेश्चन आ चुका है नीट में, वो रिसेंट था, 2021 का था शायद, आई थिंक 2021 का था। और जो ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग पे तो लास्ट ईयर भी आया आता है उस पे। ठीक है जी, तो इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। अगर एनिमल इस कंट्री से आए तो हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो ब्रीडिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीडिंग? बहुत मार खाओगे। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल।
रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ब्रीडिंग। तो मैं ब्रीडिंग क्यों बोल रही हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि ब्रीड जो वर्ड है वो हम लोग यूज करते हैं जब हम एनिमल के नॉर्मल साइकिल में इंटरफेयर करने जाते हैं, तब हम वर्ड अपने लिए ब्रीड यूज करते हैं, ठीक है। साइंटिफिकली हम उनको एक नॉर्मल टर्म है, जब ये फार्मिंग में जाते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग या एनिमल हस्बेंड्री, उसमें ब्रीड वर्ड यूज करते हैं। तो ब्रीडिंग का मतलब है रिप्रोडक्शन कराना, लेकिन हम डिसाइड कर रहे हैं कौन सा फीमेल कौन से मेल के साथ रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो दो तरीके के, एक है इन ब्रीडिंग और एक है आउट ब्रीडिंग। देखो इन ब्रीडिंग का मतलब है, आपको याद है ऑटोगेमी, ऑटोगेमी क्या था बताओ, याद दिलाओ मुझे, ऑटोगेमी क्या था। Same flower, same plant. सेम प्लांट सेम फ्लावर, उसी में पोलन ग्रेन गिर जाते हैं और बच्चे बन जाते हैं, राइट। सेम प्लांट सेम फ्लावर, यही था ना। इन ब्रीडिंग भी वही है। इन ब्रीडिंग का मतलब है बिल्कुल भाई बहन के बीच में ब्रीडिंग हो जाना, क्योंकि एनिमल के केस में भाई बहन कुछ नहीं होता। तो इन ब्रीडिंग का मतलब है भाई बहन के बीच में ब्रीडिंग होना, दैट इज इन ब्रीडिंग। इसके अलावा अगर एक फीमेल में अपने भाई के अलावा किसी के साथ भी ब्रीडिंग हो रही है, दैट इज आउट ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग का मतलब है भाई बहन के बीच में ब्रीडिंग होना, बाकी उसके अलावा जितनी भी ब्रीडिंग है दैट इज आउट ब्रीडिंग। इतना क्लियर। अब हम ब्रीडिंग के डिटेल में जाने से पहले एक चीज समझते हैं कि जब हम बोल रहे थे कि फॉर एग्जांपल मैं भी हैदराबाद हूँ और हमने सोचा ना, हमने प्लान किया था हम लोग डेयरी फार्मिंग करेंगे, तो मैं सुपीरियर एनिमल ढूंढ रही हूँ, तो मेरे को सुपीरियर काउ मिल नहीं रही है, और मेरे को अगर सुपीरियर काउ मिल नहीं रही है लेकिन मेरे को बुल तो सुपीरियर मिल रहा है, अब मैं क्या करूँ, मुझे सुपीरियर काउ की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो सोचो मैं पंजाब गई, तुम भी पंजाब आ गए, तुम वेले तो थे, है ना। तो हमने क्या किया, हमने एक टेक्निक यूज करी जिसका नाम है मोट, MOET, उसी को हम मौत बुलाते हैं। तो हम इसको यहाँ पढ़ेंगे, ये पिछली क्लास वाला डिलीट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो अब एक टेक्निक पढ़ेंगे हम जिसकी मदद से हम अपनी मर्जी के सुपीरियर एनिमल को बना सकते हैं। समझ रहे हो तुम, हम भगवान हो गए आजकल, अपनी मर्जी से बना रहे हैं, ठीक है। तो मोट स्टैंड फॉर मल्टीपल, तुम्हारे किसी के स्कूल में नहीं हुआ ये, No, ओव्यूलेशन, एम्ब्रियो, बहुत बढ़िया, अच्छे से स्कूल में जवाब देना है, एम्ब्रियो, ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। दिस इज मॉथ। इसका क्या मतलब है, इसके वर्ड में हमेशा वर्ड्स में आंसर निकल जाता है। मल्टीपल का मतलब बहुत मैनी, More बहुत than सारे, हाँ, मोर देन वन। ओव्यूलेशन का मतलब release of spermatocytes. release of egg. रिलीज ऑफ एग, हाँ। तो मल्टीपल ओव्यूलेशन मतलब मैनी एग्स का एक साथ रिलीज, ठीक है। जब एग रिलीज होंगे उनमें फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो को उठा के एक फीमेल से दूसरे फीमेल में ट्रांसफर कर दो। इस टेक्निक को हम बुलाते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। पहला क्वेश्चन बनता है इसकी फुल फॉर्म से, सत्यानाश जो है इसकी फुल फॉर्म ना आई, हमें फुल फॉर्म तो कर लेंगे हम। Yeah, ma'am. हम मैं पानी पी लेती हूँ, ऐसा ऐसा मुझे फील हो रहा है मेरी तबीयत खराब हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। अभी मेरे को याद दिलाना, मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी, लेकिन मेरे को एंड में याद दिलाना, बीच में मत पकाना, ओके। Yeah, ma'am. ठीक है, ठीक है। तो मौत की बात करते हैं। तो देखो हमने क्या किया, हम अपनी मर्जी की अपनी पसंद का ऑफस्प्रिंग बनाना चाहते हैं जिसमें मेल हो ऐसा जो बहुत स्ट्रांग हो और फीमेल ऐसी हो जो बहुत ज्यादा दूध देती हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले तो माँ बाप हमने सिलेक्ट करे। तो मैं कैसी काउ ढूंढूंगी अगर मेरे को अच्छी क्वालिटी के बच्चे चाहिए तो फ्रूट्स वाला देती हूँ। तो उसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगी हम सुपीरियर काउ, ठीक है बेटा। गुड़ 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 नहीं करना है माइक के आगे, सुपीरियर काउ बोलना है, ठीक है। तो हमने ली सुपीरियर काउ। जब मैं सुपीरियर काउ कह रही हूँ तो इसमें क्या दो क्वालिटीज है, Disease free. डिजीज फ्री। हाँ अब रटा तुम्हें है, डिजीज फ्री, बस ये चाहती हूँ मैं, हाई यील्ड है और डिजीज फ्री है ना। इसके बाद हमने क्या किया, इस सुपीरियर काउ को हमने इसमें बहुत सारी ओव्यूलेशन करानी है। तो मैं इसके जो फॉलिकल्स है उसको बहुत ज्यादा स्टिमुलेट कराना चाहती हूँ ताकि बहुत सारे अंडे बन जाए, मल्टीपल ओव्यूलेशन करानी है। तो मैं कौन सा हार्मोन दूं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। तो मुझे क्या मिलेगी, मल्टीपल ओव्यूलेशन हो जाएगी ना, मल्टीपल ओव्यूलेशन।
मल्टीपल ऑब्जेक्ट लिख लूं या मैं लिख दूं मैनी एक्स फॉर्म? Yes, ma'am. ये जो मैनी एक्स फॉर्म होता है ना, इसके लिए एक मैम ऐसा स्पेशल, ह्यूमंस में भी होता है। अगर देंगे तो कर सकते हैं हम, अगर हम इंड्यूस कराएंगे तो बिल्कुल बन सकता है। इसलिए हम जितनी भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह के प्रोसेस करते हैं ना, उसमें पहले फीमेल को हार्मोन पे ही रखते हैं, फिर उससे अंडा निकालते हैं। तो मोस्टली एक से ज्यादा आता है और स्पर्म भी एक से ज्यादा होते हैं ना, तो जनरली ऐसे केसेस में जो भी आर्टिफिशियली करवाते हैं ना, जनरली उनमें ट्विंस या ट्रिपलेट्स हो जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है बिल्कुल। वहीं से हमें ये आइडिया आया, ये खुराफाती आइडिया। देख, मल्टीपल एग बनाया ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सुपर ओव्यूलेशन। ये आया था नीट में क्वेश्चन, ठीक है, आपके स्कूल में शॉर्ट में आ सकता है। सुपर ओव्यूलेशन का मतलब है बहुत सारे एंडो की फॉर्मेशन करा देना आर्टिफिशियली, क्योंकि आपने उसको एफएसएस दिया है। एफएसएस जैसा हार्मोन दिया है, तो उसने मैंने एफएसएस लिखा है, क्योंकि गाय में थोड़ा तो डिफरेंस होगा ना मेरी बॉडी से, राइट? Yes, तो ma'am. मल्टीपल ओव्यूलेशन हो गई। अब मैंने बहुत सारे अंडे बना दिए, ठीक है। अब इस अंडों को फ्यूज कराने के लिए मुझे क्या चाहिए? सीमन। तो सीमन के लिए मैं क्या करूंगी? मैं एक सुपीरियर मेल लेकर आऊंगी, है ना। तो एक सुपीरियर, क्योंकि पेरेंट तो सुपीरियर चाहिए तुम्हें, तो तुमने सुपीरियर बुल लिया, उसका सीमन लिया और उसको फ्यूज करा दिया। अब या तो मेल फीमेल को अकेला छोड़ दो, वो खुद से रिप्रोड्यूस कर ले, क्योंकि सेम ही स्पीशीज के है, या फिर आपको श्योर चाहिए कि रिप्रोडक्शन हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो? आप इंटरफेयर कर सकते हो। आप इसका सीमन निकालो और फीमेल की बॉडी में नॉन सर्जिकली इंड्यूस कर दो। कैसे नॉन सर्जिकली इंड्यूस करोगे? तो काऊ होती है ना, उसके बैक से आप पूछ उठाओगे तो उसके बैक से ही इंसर्ट किया जाता है, डॉक्टर्स खुद ही इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो नॉन सर्जिकल होता है, इसमें कोई चीरा नहीं लगाते, सर्जी मतलब कोई भी कट नहीं लगता, उसे नॉन सर्जिकल कहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। Yeah, ma'am. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तुम्हें अजीब लग रहा होगा, लेकिन डॉक्टर के लिए तो नॉर्मल सी चीज है। डॉक्टर तो उल्टी भी देखते हैं, कितना कुछ देखते हैं, है ना, तो नॉर्मल होता है उनके लिए। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या कोई सर्जिकल प्रोसेस हुआ? नो मैम। ये नीट का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, नॉन सर्जिकल प्रोसेस। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दिया, अंडे और स्पर्म को मिला दिया, तो क्या बन जाएगा? Zygote. जाइगोट में क्या होगी? क्लीवेज, डिवीजन। है ना। हाँ, क्लीवेज कहते हैं ना उसको, डिवीजन की बोल रहे तू। उसके बाद क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो कौन सी स्टेज में होना चाहिए? एम्ब्रियो अलग अलग स्टेज में होता है ना। तो कौन सी स्टेज में एम्ब्रियो होना चाहिए कि मैं उसको आगे ट्रांसफर कर दूं? Morula. नंबर ऑफ सेल बता। 8। 8। हाँ, तो ऐसे ही रैंडमली बोलना है। एनसीईआरटी खोलो, ये रखना है इसे, अभी पढ़ा रही हूँ मैं। एनसीईआरटी खोलो, खोलो खोलो, सब आओ इस पेज नंबर पे। हाँ पेज, ये 168 देखो, सबको मिला? मोट, MOET। ये मैम। फटाफट इसे देखो और देख के मुझे बताओ कौन से स्टेज पे करना चाहिए। एम्ब्रियो की कौन सी स्टेज होनी चाहिए? पढ़ो फटाफट फटाफट बताओ। 8 to 32. 8 to 32 सेल स्टेज। क्लियर? ये नीट का क्वेश्चन है 4 मार्क का, शाबाश, याद रहेगा ना। ये मैम। जाके ढूंढा है ना, कष्ट करा है, जिस चीज में कष्ट करते हैं वो याद रहती है। एम्ब्रियो बनाया 8 to 32 सेल स्टेज में, मैं से क्या कर लूंगी? फीमेल की बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर लूंगी। एक्सट्रैक्ट कैसे करूंगी? नॉन सर्जिकली। तो जैसे सीमन डाला था ना, वैसे निकाल लेते हैं उसको। टेस्ट ट्यूब वगैरह लेते हैं, कंटेनर लेते हैं, सबके अपने टेक्निकल टर्म्स होते हैं, तो वो टेस्ट ट्यूब हाथ के साथ डालते हैं और उसको रिमूव कर लेते हैं, तो उनको इतना आइडिया होता है कि किस तरीके से करा जाता है। डॉक्टर बहुत प्रो होते हैं इसमें, ठीक है। तो नॉन सर्जिकली रिमूव करते हैं, ये एक नीट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी मेंशन करते हैं, तो बहुत पुराना पीवाईक्यू है, लेकिन है। नॉन सर्जिकली रिमूव करा, अब आप इसको किस में डाल दोगे? आपके पास एम्ब्रियो है, आप किसी और मदर में डाल रहे हो जो इसको पैदा करेगी, तो उस मदर को मैं क्या बुलाऊंगी? Surrogate mother. सरोगेट में। हाँ, इंट्रोड्यूस इनटू सरोगेट। क्या होता है? सरोगेट मदर, सरोगेट मदर। और उससे क्या बनेंगे? किसका जन्म हो जाएगा? सुपीरियर ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड, राइट, जिसमें मदर और फादर दोनों के फीचर होंगे। बहुत सारे बनेंगे जिसमें फीचर होंगे, हम उसे रखेंगे, दूसरे को हम डिस्कार्ड कर देंगे, दूसरे को नहीं रखेंगे, मतलब आगे उसकी रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरीके से बनता है। तो मैंने अपनी पसंद के ऑफस्प्रिंग बना लिए इस पूरी टेक्निक से। तो इसमें जो हमने सुपीरियर काउ यूज करी थी, उसको मशीन की तरह यूज करा है कि उससे अंडे बनाते रहते हैं, लेकिन हम उसको कभी प्रेग्नेंट नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो कोई प्रेग्नेंट नहीं होती, बस उसमें अंडे बनते रहते हैं, क्योंकि हम उसे हार्मोन पे रखते हैं। तो इसी को हम कहते हैं मॉथ। मॉथ किसकी? कि वो बेचारी फीमेल को मशीन बनाती है, जबकि वो एक जिंदा एनिमल है। सो दिस इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। क्लियर है सबको?
यो मैम यो लिखिए मैम। आपने, लिखिए आपने, लिखो लिख। इसमें क्वेश्चन कहाँ बनते हैं पर प्लीज हाँ बताओ। बिल्कुल बताऊंगी, ऐसी बातें कर रहे हैं, ये तो बताने वाली बात है। पॉइंटर से दिखाऊं, लिख लेगा? श्योर मैम। पॉइंटर मुझे मिले भी तो। पहला फुल फॉर्म, दूसरा हार्मोन कौन सा यूज किया था, एफएसएच लाइक, तीसरा ये टर्म सुपर ओव्यूलेशन, इसका क्या मतलब है, फोर्थ कौन सा एम्ब्रियो कौन सी स्टेज से रिमूव किया था, 8 to 32 सेल, फिफ्थ जो एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट किया है वो नॉन सर्जिकल करा है। ठीक है, क्लियर है प्रवीण? यस मैम। ठीक है बेटा, तो फिर भी मैं जबरदस्ती तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मैम ये आइए। एज ए पूरा स्कूल एग्जाम में भी आ सकते हैं ना लिखने के लिए। बिल्कुल आ सकता है, मृत्यु तो कहीं भी आ सकती है। बिल्कुल आ सकता है। देखो, मल्टीपल एम्ब्रियो सॉरी मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इज वन सच प्रोग्राम फॉर हर्ड इंप्रूवमेंट। इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो तुमसे ये पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन बी यूज्ड फॉर हर्ड इंप्रूवमेंट। हर्ड इंप्रूवमेंट यहां से उठा लेंगे और प्रोसेसेस के नाम लिख देंगे, जिफ्ट, गिफ्ट, मॉट या कोई भी और ऑप्शन। तो याद रखना मॉट पढ़ा आपने हर्ड इंप्रूवमेंट के लिए, तो इसे अंडरलाइन कर लो हर्ड इंप्रूवमेंट वर्ड को। नाउ in this method a cow is administrated hormones with FSH like activity। ऐसे हार्मोन दिए जिसके FSH जैसी एक्टिविटी है, तो FSH को अंडरलाइन करो। टू इंड्यूस फॉलिकल मैच्योरेशन, FSH ने क्या किया, फॉलिकल को स्टिमुलेट करके मैच्योर कर दिया ना, और इससे कर दी उसने सुपर ओव्यूलेशन। सुपर ओव्यूलेशन की डेफिनेशन यहाँ लिखी है, तो डेफिनेशन पूरी आ सकती है। इंस्टेड ऑफ वन एग विच दे नॉर्मली यील्ड पर साइकिल, एक साइकिल में एक एग बनाती है काउ, दे प्रोड्यूस 6 to 8 एग। तो सुपर ओव्यूलेशन का मतलब है कि मल्टीपल एग्स बनना और लगभग 6 से 8 एग बनना, क्योंकि एनसीईआरटी स्पेसिफिकली मेंशन कर लिया, तो इसे अंडरलाइन कर लो। नाउ द एनिमल इज ईदर मेटेड विद द एलाइट बुल, या तो सुपीरियर क्वालिटी के बुल के साथ उसको छोड़ दिया, वो मेट कर रही है, या फिर आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन कर दो। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ब्रैकेट में लिख दो नॉन सर्जिकल। अब आगे आते हैं, द फर्टिलाइज एग एट 8 to 32 सेल स्टेज, तो इसे अंडरलाइन करो कि जो फर्टिलाइज एग है, ये एग वर्ड यूज कर रहा है, टेक्निकली एम्ब्रियो है वो, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, रिकवर करेंगे नॉन सर्जिकली। देखो इन्होंने मेंशन करा है ना, तो इन्होंने पूछा भी था। एंड ट्रांसफर इट टू द सरोगेट मदर, सरोगेट मदर को दे दिया। नाउ द जेनेटिक मदर, जो जेनेटिक मदर जिसमें अंडा बना था, जिसमें सब हुआ है, वो अगले राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन के लिए अवेलेबल है। अब दोबारा से उसमें बहुत सारे अंडे बनवा दिए जाएंगे। सो दिस टेक्नोलॉजी हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, किस किस में यूज हो चुकी है, कैटल, शीप, रैबिट, बफेलो एंड मेयर में यूज हो चुकी है। इससे हमें क्या क्या मिला, तो वो जो बच्चा आया था ना, अगर वो फीमेल है तो वो कैसी फीमेल है, हाई यील्डिंग ब्रीड्स है फीमेल की, ज्यादा दूध बनाने वाली, अच्छी क्वालिटी का दूध बनाने वाली, ठीक है। और अगर वो मेल है तो मेल में क्या फीचर है कि उसका जो मीट है वो लीन है और लेस लिपिड वाला है। ये लेस फैट वाला जो मीट होता है वो बहुत अच्छा होता है और महंगा बिकता है मार्केट में, ठीक है। तो ये उसके प्रोडक्ट निकले थे, और ये सारा प्रोसेस शॉर्ट टाइम में हो गया एज कम्पेयर टू नॉर्मली। अगर मैं ऐसे नेचर पे छोड़ देती तो लंबा टाइम लगता है, ऐसे नॉर्मल शॉर्ट हो गया। क्लियर है मॉट? यस मैम आइए फिर सवालों के सवाल पे चलते हैं और कुछ सवालात करते हैं। इस डेल पे तो तुम पहुंचे ही नहीं। आओ पहले मैं तुमको थोड़ा इजी करा दूं, ये थर्ड वाला ट्राई। उसके बाद लास्ट के, अरे मुझे याद दिलाना है, लास्ट में वो करना है ना, गेम खेलना है। ओह सॉरी सॉरी, मैंने कैमरा बंद नहीं किया। ऐसे तुम मुझे ब्यूटीफुल को देखते रहोगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे? इस बात पे अंशिका हंसने पे तुझे कि किसी दिन तो मार खाएगी तू मुझसे। शुरू, दोबारा सोच, शुरू, दोबारा सोच, ध्यान से सोच। प्योर लाइन कहाँ पढ़ी थी तूने? मेंडल में। प्योर लाइन कैसे बनाई थी उन्होंने, उससे कंपेयर करके सोच, तुझे समझ आएगा। इनको छोड़ आंसर को, तू अपना सोच। उन्होंने सोच लिया अपने हिस्से का। मजा आता है मुझे इस क्लास में, आंसर बढ़िया बढ़िया आते हैं। वैसे तो तुम मुझे तंग बहुत करते हो, लेकिन मजे आते हैं। अंशिका, अंशिका ही है जो पिटेगी मुझसे एक दिन। 30 seconds मोर।
कभी कभार ना मेरे फोन से तुम्हारा वो नहीं दिखता, किसने इसने आंसर दिया है, क्या हो गया ये, फिर से नहीं दिख रहा। 15 seconds more। एक्सेंट देख रहे हो मेरा? मैम और बहुत सैड क्वेश्चन पूछ लिया बेटा तूने। मैम ऑक्स और बुल में, बेटा बुल है जो मेल है, जो काउ के साथ ब्रीड करता है, और जो ऑक्स है वो भी बुल होता है लेकिन उसकी कास्ट्रेशन हो चुकी होती है, वो कास्ट्रेटेड बुल होता है। तो जनरली वो वाला बुल हम लोग मीटिंग के लिए यूज नहीं करते, वो खेतों में चराई करने के लिए यूज हो जाता है। जरूरी नहीं है सारे चराई वाले वही हो, कास्ट्रेटेड हो, पर ऑक्स का मतलब ही होता है ये। ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं, अब तो मुझे देख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं, पता नहीं होता ना क्या बात हो रही है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली लगता है, तो पूछ लेने चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था तेरा, मजा आया मुझे। चलो होमोजाइगस प्योर लाइन, देखो होमोजाइगस का मतलब क्या? सेम 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 क्या? एलील्स। हर बच्चा सेम बोल रहा है। एलील्स। एलील सेम हो गई। यो मैम। आप एक ही कैरेक्टर की बात कर रहे हो, कैरेक्टर मतलब जैसे कि मेरा हेयर कलर है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर कलर, कैरेक्टर सेम, और ट्रेड भी सेम करो। ट्रेड का मतलब इस केस में ट्रेड क्या होगा? ब्लैक या ब्राउन। हाँ, कि हेयर कलर ब्लैक है या ब्राउन है, दैट इज ट्रेड। तो ये भी सेम हो, मतलब पापा से भी जो मुझे जीनोटाइप आ रहा है सेम आए जो मम्मी से आ रहा है। अगर पापा से टॉल हाइट का जीन आ रहा है तो मम्मी से भी टॉल हाइट का आना चाहिए, तब मैं कहूंगी होमोजाइगस। प्योर लाइन बन गई। आपको याद है ना मेंडल प्योर लाइन बनाते कैसे थे, कैसे बनाते थे बेटा? सेल्फिंग करते थे ना? होमोजाइगस रिसेसिव के Selfing। साथ ए, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करते थे वो टेस्ट क्रॉस होता था। सेम पेरेंट्स। जी मैम। ये किसी दिन मेरे से बायो छुड़वाएगा, मुझे हिमालय जाना पड़ जाएगा, मुझसे ना होगा। ओए, ये बच्चे को रिसेसिव के साथ जब कराते हैं तो उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं, विच इज ए काइंड ऑफ अ बैक क्रॉस। ये इसलिए कराते हैं जब हमें पता नहीं होता इस भाई का जीनोटाइप क्या है। समटाइम यू मेक मी रियली एंग्री। ठीक है, तो प्योर लाइन कैसे बनाते थे? शुरू शुरू यस मैम। कैसे बनाते थे प्योर लाइन? सेल्फ पॉलिनेशन से। सेल्फ पॉलिनेशन से। तो तेरी तबीयत खराब है? मैम आज मेरा गला खराब हो गया है शायद। मेरे को लग रहा है मेरा भी खराब हो रहा है, तो तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम रिस्पॉन्सिबल हो। मतलब कि इस प्लांट को इसी के भाई बहन से रिप्रोड्यूस करा देना ना, भाई बहन है तो मतलब एंसेस्टर भी सेम और बहुत क्लोज होंगे ना। हमें प्योर लाइन से ये वर्ड उठाना था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड, सेम ब्रीड तो है लेकिन इंडिविजुअल रिलेटेड नहीं है, ठीक है, आपस में उनका रिलेशन नहीं है, उससे प्योर लाइन नहीं बनेगी कभी। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट ब्रीड वालों से बन जाएगी प्योर लाइन? बनेगी यार। मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, तुम डिफरेंट स्पीशीज ले आओ, वो प्योर लाइन बना देंगे? नो मैम। नो मैम। है ना मेटिंग। हाँ, तो ध्यान से सुनना, आपको प्योर लाइन से इसका आंसर उठाना था। मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल मतलब कि उनका कोई एंसेस्टर तो सेम होना चाहिए और वो सेम ब्रीड के होने चाहिए, तो ये क्लोज है ना, कजन्स हो सकते हैं। सो इसको हम कहेंगे होमोजाइगस प्योर लाइन बन गई है, राइट। सो आंसर वुड बी डी। क्लियर है सबको? जी मैम। ट्राई दिस वन। ध्यान से करना है क्वेश्चन ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। 2 मिनट है तुम्हारे पास, मेरे को फटाफट वो कराना है, गेम खेलनी है। 1 मिनट तुम्हारे पास है, 1 मिनट मैं समझाऊंगी। इस चैप्टर के क्वेश्चन मुझे पर्सनली डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा टर्म यूज करते हैं, आउटब्रीडिंग, इनब्रीडिंग, इनक्रॉसिंग, इतने सारे वर्ड्स हो जाते हैं कि मेरा दिमाग सोचता है क्या पूछ रहा है यार, क्यों पूछ रहा है। तो ध्यान से करना। मैं क्वेश्चन नहीं दिख रहा मेरे को। क्वेश्चन नहीं दिख रहा? नो मैम। पुराना शो हो रहा है। मैम मेरे को तो मैम दिख थर्ड रहा क्वेश्चन है। नहीं दिख रहा है।
बेटा अब दिख रहा है? ये हो मैम। बेटा उसके आंसर आ गए, तू कह रहा क्वेश्चन नहीं दिख रहा। मैं तो कितनी बार बोला तू आंखें धो के आया कर। मैम ऐसे होता अब है आया। बहुत, ऐसे होता है बहुत दिनों तक ना हो ना, ऐसे परत जम जाती है। हमारे जैसे भी इनको चश्मा लगेगा। अच्छा चश्मा तो नहीं लगेगा, मुझे लग जाएगा ऐसे ही चलता रहा कंप्यूटर पे काम तो। मैं फ्री टाइम पे पत्ते देखती हूँ, क्योंकि ये नेचुरल थेरेपी होती है। इफ यू फोकस ऑन ट्री लीव्स ना, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर ऑफ ट्रीज और उनकी वेन्स देखते हो, आपकी आईज को एक्सरसाइज होती है, तो उससे उसकी जो दृष्टि होती है वो इम्प्रूव होती है। दृष्टि। दृष्टि मतलब विजन, विजन बेटा विजन। ओले 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 मेरे अंग्रेजी बच्चे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन खराब है, हिंदी इनको समझ नहीं आती, क्या करोगे? बर्बाद हो गए मैम। बर्बाद की होगी तो तब भी आबाद होगी। ले, किसी ने कहा है कि दोनों चीजें आनी चाहिए? कुछ भी अपने लिए कभी गलत नहीं बोलना, समझ आई? खुद को हमेशा अच्छा बोलना। चलो सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत बात ढूंढनी है, देखा, जी दूसरे में मैम। ढूंढनी है, खुद नहीं करना। तो इन ब्रीडिंग हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन, ये सही बात है। अच्छा ये क्वेश्चन में एक सेकेंड, नहीं नहीं आई एम सॉरी, माय बैड। मैंने तुम्हें भी इनब्रीडिंग पूरा नहीं कराया ना? नहीं नहीं सॉरी। Yes, ma'am. इस क्वेश्चन को होल्ड करते हैं, मैं अब ये करा दूंगी तो इट्स आगे। ओके मैम। कितनी शरारत है, इट्स ओके, मैं आपको माफ कर दूंगा। इधर आ चल, क्या पढ़ने को बोला था मैंने? व्हाई अमन इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाई अमन इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलो अमन के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा अमन है। उसको चश्मे पहना दूंगी, यहाँ पे आई फ्लू बहुत फैल रहा है भाई, तुम इसे भी करवा दोगे? तो तुम कह रहे हो कि अमन लिविंग है? जी मैम। चलो मैं कह रही हूँ अमन इज लिविंग। अमन जिंदा है, ठीक है, जैसे टाइगर जिंदा है वैसे अमन जिंदा है। मुझे बायोलॉजिकली रीजन बताओ, कैसे कह सकते हो अमन जिंदा है? बायोलॉजिकली बताना, उल्टे सीधे मत बोलना, 5 मिनट में उल्टी सीधी बात इसका नहीं। हार्ट बीट कर रहा है मैम अगर इसका सेलुलर स्ट्रक्चर है तो जिंदा है। मैम। वो इसके अंदर मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं। पहले तो भगवान के लिए हाथ खड़ा कर लीजिए, शीतल जी ने जैसे कर रखा है। शीतल बताइए। मैम अगर ये ब्रीथ कर रहा है तो ये लिविंग है। अगर ये ब्रीथ कर रहा है तो ये मेटाबॉलिज्म। लिव, अगर ये ब्रीथ कर रहा है तो लिविंग है, नहीं ब्रीथ कर रहा है तो नॉन लिविंग है, ये कहना चाहती है? तो अगर मैं एक नहीं मशीन मैम, बता लूं जिसमें हवा चल रही है तो लिविंग हो गया? वो बात थोड़ी है। फिर क्या बात है? ये बात नहीं है, बायोलॉजिकल रीजन पूछा मैंने। हाँ भाई कृति, कृति मैम वाई अमन इज लिविंग? मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहा है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है इसमें, एक्टिविटी प्रेजेंट है, तो मैं कहूंगी ये लिविंग है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है क्या कृति जी? मैम सेल डिवाइड होते हैं। नहीं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी का क्या मतलब होता है? केमिकल रिएक्शन होना, सिर्फ सेल डिवाइड नहीं होता। तो ऑल केमिकल रिएक्शंस इन बॉडी ना, दैट इज मेटाबॉलिज्म ना। सो ऑल केमिकल रिएक्शंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। खाने का टूटना वो भी केमिकल रिएक्शन है इन बॉडी। तो अगर कोई चीज टूटती है या जुड़ती है, उन सभी को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो तोड़ना कैटाबॉलिज्म, आपने सुना है ना कैटाबॉलिक रिएक्शन? यो मैम। जी मैम और आपने कैटाबॉलिज्म सुना है एंड एनाबॉलिक रिएक्शन? जी मैम। तो इन दोनों का मिश्रण होता है मेटाबॉलिक। तो आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन है आपके सेल के अंदर हो रहे हैं, आपके शरीर में हो रहे हैं, वो सबके सब मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। तो जिसमें हो रही है वो जिंदा है। तो जो भी फीचर इसको जिंदा साबित कर रहा है दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है तो जिंदा है, पहली बात बिल्कुल सही। ये नीट का क्वेश्चन है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो पूछता है। सेकंड राजकुमारी, मैम उसमें ग्रोथ हो रही है या रिप्रोडक्शन हो रही है? ग्रोथ हो रही है। तो बेटे ग्रोथ में ऐसे झाड़ू मार के बाहर मिट्टी इकट्ठी करती हूँ, वहां भी ग्रोथ होती है। मिट्टी का ढेला बढ़ता चला जा रहा है, उसी में समा जाऊंगी मैं। ठीक है बता, ग्रोथ का क्या मतलब है? शुरू। मैम अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है एनवायरमेंट को तो इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स कर रहा है, तो जो इन्वायरमेंट से सिग्नल आता है उसे क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स नहीं बेटा, शायद। रिसेप्टर वो होते हैं जो सिग्नल लेते हैं। तो सिग्नल आते हैं उसे हम बोलते हैं स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है।
अगर मैं यो-यो मिट्टी के मैम। ढेर को कुछ करूंगी, मैं उसकी तरफ भाग रही हूँ, तो वो मेरे से दूर थोड़ी भागेगा। लेकिन मैं तुम्हारी तरफ भागूंगी तो तुम डर के जरूर भागोगी, लगता है चप्पल पड़ने वाली है ना। तो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। नेक्स्ट, और कोई ऑप्शन? 1 मिनट है तुम्हारे पास। अरे अरे कहाँ, कुछ भी। प्रदीप, मैम जो प्रदीप, इंट्रिंसिक ग्रोथ शो करते हैं। हाँ ये बोला इसने सही। ग्रोथ होनी चाहिए लेकिन इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब अंदर से ग्रोथ, क्या मतलब है इस बात का बेटा? मैम जैसे सेल मास इंक्रीज करता है। हाँ, जैसे सेल अपना साइटोप्लाज्मिक रेशियो, जैसे मेरी एपिडर्मल लेयर झड़ेगी ना, ऊपर के सेल मरेंगे तो नए सेल का जन्म हो रहा है, दैट इज आल्सो ग्रोथ, है ना। मेरी हड्डियां अंदर से सेल माइटोसिस करके डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म का कंटेंट बन रहा है, डीएनए डबल हो रहा है, दैट इज ग्रोथ। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ होनी चाहिए, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, राइट? क्लियर इतना? जी मैम। ठीक है, चलो कोई ना, 3 ही कर पाए हम, वो 5 मिनट में तो हम इससे ज्यादा वैसे भी डिस्कस नहीं कर सकते, पर इसी बहाने तुमने पढ़ा, राइट? इट इज गुड, अच्छा लगा मुझे पढ़ के आया आपने तुमने। ना कुछ बताना